डॉक्टर शाहरुल खान समाचार राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। अब हम सरकार के अंगों का अध्ययन करेंगे, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगा। पहले अध्याय में हम इसमें व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। जैसे कि गार्डनर ने कहा कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसका नाम सरकार होता है, सरकार है। यानी सरकार, राज्य एक ऐसी निराकार संस्था होती है जिसके द्वारा स्वयं कार्य नहीं किया जा सकता। राज्य अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सरकार से हमारा तात्पर्य उन सब व्यक्तियों, संस्थाओं, साधनों से होता है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है और उससे कार्य रूप प्रदान किया जाता है। सरकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए गवर्नर लिखता है कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसे सरकार कहते हैं। सरकार के अंग सभी व्यक्तियों द्वारा सरकार को एक से अधिक अंगों में विभाजित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकार को व्यवस्थापन तथा शासन विभाग इन दो अंगों में विभाजित किया गया है। कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकार को 5-6 अंगों में विभाजित करने का प्रयत्न किया गया, परंतु साधारण धारणा ये रही है कि प्रमुख रूप से सरकार के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाने और राज्य की नीति को निश्चित करने का कार्य करती है। कार्यपालिका कानूनों को कार्य रूप में परिणत कर शासन का संचालन करती है। न्यायाधीश व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करने और संविधान की व्याख्या और रक्षा का कार्य करती है। व्यवस्थापिका का महत्व के बारे में कह सकते हैं, सरकार के तीनों अंगों का महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, लेकिन इन तीनों में व्यवस्थापन विभाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापन विभाग ही उन कानूनों का निर्माण करता है जिनके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है, न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है और इन दोनों विभागों के कार्यों को मार्ग निश्चित करती है। व्यवस्थापन विभाग केवल कानूनों का ही निर्माण नहीं करता वरन प्रशासन की नीति भी निश्चित करता है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण भी रखता है। संविधान में संशोधन का कार्य भी व्यवस्थापन के द्वारा ही किया जाता है। ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थापन विभाग सरकार के दूसरे 2 अंगों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। गिलक्रास्ट ने व्यवस्थापिका की महत्ता को स्पष्ट करते हुए लिखा कि विधायी सत्ता सरकार के प्रमुख आधारों का निर्माण करती है। कार्यपालिका छोटे आधार का और न्यायपालिका अंत का। जिस प्रकार प्रमुख आधार छोटे आधार या अंत से महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार व्यवस्थापिका न्यायपालिका कार्यपालिका से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापिका कार्यों के बारे में हम फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ें तो हम देखते हैं कि व्यवस्थापिक कार्य बहुत कुछ सीमा तक शासन पद्धति के रूप में निर्भर करते हैं। एक तंत्र, राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में व्यवस्थापिका के कोई कार्य विशेष कार्य नहीं होते, किंतु लोकतंत्र राज्यों में व्यवस्थापिका की शक्ति और कार्य बहुत अधिक होते हैं। लोकतंत्रीय राज्यों में भी संसदात्मक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिका की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। संसदात्मक शासन में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जैसे कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संभव नहीं है। सामान्य तौर पर लोकतांत्रिक राज्यों में व्यवस्थापिका के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं: कानून निर्माण संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण एवं मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करना। ये विभाग विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है, उन पर विवाद करता है, फिर उन्हें स्वीकार कर कानून का रूप प्रदान करता है। व्यवस्थापिका पुराने कानूनों में संशोधन, परिवर्तन व उन्हें समाप्त करने का कार्य भी करती है। संविधान संशोधन का कार्य। प्राय सभी देशों में व्यवस्थापिका संविधान में संशोधन का कार्य करती है, यद्यपि विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के द्वारा ये कार्य भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरणतः इंग्लैंड में पार्लियामेंट संसद अपने सामान्य बहुमत से ही संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, लेकिन अमेरिका, भारत आदि देशों में संविधान में संशोधन की पद्धति सामान्य कानून निर्माण की पद्धति से भिन्न है। विमर्शात्मक कार्य। वर्तमान समय में व्यवस्थापन विभाग के लिए सामान्यतः जिस पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है वह फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ विचार के लिए सभा। यह व्यवस्थापिका में विभिन्न समुदाय, स्वार्थों, दृष्टिकोणों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत एवं स्वतंत्र विचार विनिमय होता है। अपने इस कार्य के आधार पर व्यवस्थापिका को लोकमत का दर्पण कहा जा सकता है। व्यवस्थापिका विचारों के आदान प्रदान का यह कार्य किन्हीं निश्चित नियमों के आधार पर करती है, जिन्हें व्यवस्थापिका के कार्य संचालन के नियम कहा जाता है। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका कानूनों के निर्माण के साथ ही साथ राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करती है। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं का सिद्धांत वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का प्रतीक है। वास्तव में जनता के प्रतिनिधि व्यवस्थापिका द्वारा जनता के धन अर्थात राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखना स्वाभाविक ही है। अपनी इसी शक्ति के अंतर्गत व्यवस्थापिका निश्चित करती है कि किन साधनों से धन प्राप्त किया जाए और इस धन को जनहितकारी कार्यों पर किस प्रकार से खर्च किया जाए। प्रशासन पर नियंत्रण।
प्रशासन पर नियंत्रण में यद्यपि व्यवस्थापिका प्रशासनिक कार्यों में सीधे तौर पर भाग नहीं लेती, लेकिन प्रशासन पर कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य ही रखती है। व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन संबंधी कार्य संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन पद्धतियों से में भिन्न भिन्न रूप में किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर यह नियंत्रण प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रश्न या निंदा प्रस्ताव, बजट में कटौती आदि प्रभावशाली विधियों द्वारा रखा जाता है। अंतिम रूप से व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को पदच्युत कर सकती है, हटा सकती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अमेरिका जैसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कांग्रेस प्रशासन के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों का उपयोग करती है। प्रथम, राष्ट्रपति द्वारा किए गए संधियों नियुक्तियों के लिए सीनेट, जो कि कांग्रेस का उच्च सदन है, की स्वीकृति आवश्यक है। सीनेट के द्वारा जांच एजेंसियां, इन्वेस्टिगेशन कमेटीज की नियुक्ति करके इस प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यों की जांच की जा सकती है। इन समितियों का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि अमेरिका में इन समितियों को मछली पकड़ने का जाल, फिशिंग ट्रैप्स कहा जाता है। तृतीय, अमेरिकी व्यवस्थापिका युद्ध और शांति की घोषणा करती है। न्याय संबंधी कार्य में हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करते हैं। इंग्लैंड में तो व्यवस्थापिका को उच्च सदन, लॉर्ड सभा, उच्चतम अपील न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। फ्रांस की गणतंत्र परिषद, काउंसिल ऑफ रिपब्लिक, अमेरिका की कांग्रेस और भारत की संसद को भी उच्च कार्यपालिका पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाने और उनके निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। व्यवस्थापिका के द्वारा व्यवस्थापिका के सदस्यों और निजी व्यक्तियों पर सदन की निंदा करने पर अभियोग लगाया जा सकता है। ऐसे विषयों के संबंध में सदन न्यायालय के रूप में कार्य करता है और सदन के द्वारा न केवल संसद सदस्यों वरन निजी व्यक्तियों को भी सदन की अवमानना के आरोप में दंडित किया जा सकता है। समितियों या निर्वाचन संबंधी कार्य, अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। उदाहरणतः स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों, न्यायाधीशों का प्रधान, सेनापति का चुनाव करती है। सोवियत संघ में व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद सदस्यों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। भारत में भी संघीय व्यवस्थापिका राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। समितियों और आयोगों की नियुक्ति, विधानमंडल समय समय पर यानी व्यवस्थापिका समय समय पर किन्हीं विशेष कार्यों की जांच करने के लिए समितियों और आयोगों की नियुक्ति का कार्य करता है। अमेरिका में व्यवस्थापिका के दूसरे सदन सीनेट के द्वारा जांच समितियों की नियुक्ति की जाती है, जो कार्यपालिका शक्तियों का प्रभावशाली नियंत्रण सिद्ध हुई। भारत में भी संसद समय समय पर आयोगों की रचना करती है। वित्त आयोग और प्रशासन सुधार आयोग इसका अच्छा उदाहरण। भारत में अमेरिका और इंग्लैंड के आदर्श पर सरकारी नियमों की रचना की गई। भारत में इन नियमों की गतिविधियों कार्यों पर संसद का पूरा नियंत्रण रहता है। जन भावनाओं की अभिव्यक्ति, लोकतंत्र में व्यवस्थापिका एक ऐसा संस्थान है जहां पर जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान रख जनता के कष्टों के प्रति आकर्षित करते हैं और शासन की जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका को जनता का रंगमंच कहा जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यवस्थापिका विधि निर्माण का कार्य एकमात्र कार्य नहीं करती, वरन वह अन्य क्षेत्रों में प्रभावशाली कार्य करती है। डॉक्टर गार्डनर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका केवल विधि निर्माण करने वाला अंग ही नहीं, प्रत्युत साथ साथ वह अन्य विभिन्न कार्य भी करते हैं, जैसे निर्वाचन संबंधी, न्यायिक और निर्देशक और कार्यपालिका संबंधी। व्यवस्थापिका के संगठन के बारे में हम बात करें तो व्यवस्थापिका का संगठन दो रूपों में किया जा सकता है। व्यवस्थापिका का या तो एक सदन हो सकता है या दो सदन। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में के प्रारंभ में अधिकांश देशों में एकात्मक व्यवस्थापिका ही थी, किंतु बाद में यह अनुभव किया कि प्रथम सदन की शक्ति पर अंकुश रखने और प्रथम सदन द्वारा किए गए कार्यों पर पुनर्विचार करने के लिए व्यवस्थापिका के दो सदन होने चाहिए। वर्तमान समय में कुछ छोटे देशों को छोड़कर प्राय सभी महत्वपूर्ण देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएं विद्यमान है। व्यवस्थापिका एकात्मक होनी चाहिए या द्विसदनात्मक, यह प्रश्न पर्याप्त विवादग्रस्त रहा है और आज भी इस प्रश्न के भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं, जैसे प्रथम सदन की मनमानी पूर्वक, यानी डॉक्टर गार्डनर ने कहा है कि इस प्रकार द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार से सुरक्षा भी है। अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक, जैसे कि ब्लंटसली ने लिखा है कि 2 अंकों की अपेक्षा 4 आंखें सदा अच्छा देखती है, विशेषतः जब किसी प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोण के विचार आवश्यक हों। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, यानी कि इसके माध्यम से अल्पसंख्यक विद्या, ज्ञान, अनुभव की दृष्टि से योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित रखा जा सकता है, जो उत्तमता की दृष्टि से 2 सदनों की व्यवस्था श्रेष्ठ समझौते। कार्य विभाजन से लाभ, यानी कि
कार्य क्षमता ये विधेयक जिनमें विशेष मतभेद नहीं होता है पहले सदन में पेश किया जाता है और प्रथम सदन अपना ध्यान अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर केंद्रित कर सकता है। जनमत निर्माण में सहायक होता है, यानी कि विधेयक के निम्न सदन से पास हो जाने के बाद उस सदन में पास होने में समय लगता है। उस सदन विधेयक के पास करने से पूर्व जनता को विधेयक के बारे में सोचने विचारने के लिए समय भी देता है। स्वतंत्रता की रक्षा का साधन भी है। द्विसंविधान व्यवस्थापिका जनता की स्वतंत्रता की रक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। यह नीतियों में संतुलन स्थापित करती है और अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है। और लॉर्ड एक्टर ने दूसरे सदन को स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे प्रमुख साधन माना है। कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है, यानी गेटल का कहना है कि दो सदन एक दूसरे पर रुकावट का कार्य करके कार्यपालिका को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और अंत में इससे लोकहित की बढ़ोतरी ही होती है, यानी कि समर्थन मिलता है। इसमें अनुभवी लोगों का सदन होता है ये, जैसे कि इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, कनाडा आदि देशों के उच्च सदनों पर दृष्टि डाला जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इन देशों के उच्च सदनों के सदस्य राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक अनुभवी होते हैं। संघ राज्य के लिए भी आवश्यक है, यानी कि जो एक संघ राज्य में विभिन्न इकाइयाँ होती हैं उनमें क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक अंतर होता है। ऐसी परिस्थिति में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के प्रथम सदन की जनसंख्या के आधार पर और दूसरे सदन में इकाइयों की समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। ऐतिहासिक अनुभव भी हमारा है, जिससे कि हमें कह सकते हैं कि इंग्लैंड के गृह युद्ध के पश्चात क्रॉमवेल के समय 1549 से 60 और अमेरिका में 1777 से 1787 तक व्यवस्थापिका का एक ही सदन था। फ्रांस में भी कुछ समय के लिए एक सदनीय व्यवस्थापिका को अपनाया गया, किंतु इन सभी देशों में एक सदनीय व्यवस्थापिका का प्रयोग असफल रहा। इस कारण आज एक सदनात्मक विधानमंडल की कोई बात नहीं करता। दो सदन वाली व्यवस्थापिका के पक्ष में विचार व्यक्त करने के बाद हम कह सकते हैं कि उसके विपक्ष में बात करें हम तो तर्क दें तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ कमियां भी हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अलोकतांत्रिक होता है, जैसे कि एबे शीज ने कहा है, किसी भी विषय पर लोकमत एक ही हो सकता है, दो नहीं। इसलिए जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ही सदन होना चाहिए, दूसरे सदन की आवश्यकता नहीं है। एबीसी आगे भी लिखते हैं कि यदि दूसरा सदन पहले का विरोध करता है तो दुष्ट और यह सहमत हो जाता है तो व्यर्थ है। रूढ़िवादिता का गढ़ है, यानी कि क्योंकि द्वितीय सदन के सदस्य आयु में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, उनके द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन, उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त किया जाता है, इसलिए वह रूढ़िवाद का गढ़ बन जाता है। देश के में प्रगतिशील सुधार के इच्छुक प्रथम सदन के मार्ग में रुकावट डालता है। अपव्यय भी है। द्विसदनात्मक सदनीय प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक विधेयक पर दो बार विचार होता है, जिसका अर्थ है कि समय की क्षति, राजकोष पर अनावश्यक बोझ। जब एक सदन द्वारा ही व्यवस्थापन कार्य संपन्न हो सकता है तो दूसरे सदन का अस्तित्व स्वतः है स्पष्ट ही धन का अपव्यय है। संगठन की समस्या, दूसरे सदन का इस कारण विरोध किया जाता है कि द्वितीय सदन का संगठन के विषय में कोई भी एकमत नहीं है। संगठन के संबंध में असहमति स्वतः इसके विरुद्ध तर्क है। व्यवहार में दो सदनों की व्यवस्था वाले सभी देशों में यह समस्या उत्पन्न। इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स को सदैव असंगत कहा जाता है, क्योंकि वह कुलीन वर्ग का छोड़कर अन्य किसी का प्रतिनिधित्व करता है। कनाडा में उस सदन के सदस्यों को मनोनीत करने की पद्धति अपनाई गई है, लेकिन इसके विरुद्ध भी गंभीर आपत्ति प्रकट की गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनेक बार भ्रष्टाचार का कारण बन जाता है। यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर दूसरे सदन का निर्माण किया जाए तो वह पहले सदन का दूसरा रूप हो जाएगा। दोनों सदन की शक्तियों की दृष्टि से भी दो सदनों की व्यवस्था तीव्र आलोचना का विषय रहा है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि संतोषप्रद द्वितीय सदन का निर्माण एक विकट समस्या है। दूसरा सदन अनावश्यक है, जैसे कि कहा जाता है कि प्रत्येक प्रस्ताव विवाद और विश्लेषण की लंबी प्रक्रिया को पार करने के बाद ही कानून बन पाता है। इसलिए दूसरा सदन की शक्ति को अनावश्यक रोक लगाने का कार्य करती है। दोनों सदनों में संघर्ष की आशंका, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा कि दो सदन रखना ठीक वैसा ही है जैसे कि एक गाड़ी के दोनों तरफ घोड़े जोत दिए जाएं और विरोधी दिशा में जाने का प्रयत्न करें। अल्पमतों का प्रतिनिधित्व देने हेतु अन्य संतोषजनक प्रबंध संभव है, जैसे कि भारत में भारतीयों को जो अल्पसंख्यक दिया था, जिसमें भारतीय संविधान में एंग्लो भारतीय समुदाय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति के लिए जनवरी 2025 तक जो बढ़ाया गया, यानी कि सदन में इसी प्रकार से अन्य सुविधा भी हम दे सकते थे। संघ राज्य के लिए भी आवश्यक नहीं है,
यानी कि आलोचकों का कहना है कि संघ राज्य के लिए दूसरे सदन के अस्तित्व ना तो उपयोगी ना ही अनावश्यक। व्यवहार में देखा गया है कि दूसरे सदन के सदस्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने के बजाय उन राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी सहायता से वे निर्वाचित होते हैं। दलीय अनुशासन के कारण भी ऐसा करना आवश्यक होता है। इसलिए लास्की ने लिखा है कि यह गलत है कि संघ की रक्षा के लिए दूसरा सदन कोई प्रभावशाली गारंटी है। संघ की इकाइयों के निर्वाचन के हितों की रक्षा हेतु वैधानिक संरक्षण और स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा ही हो सकती है, दूसरे सदन के अस्तित्व के द्वारा नहीं। यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की फिर भी लोकप्रियता बढ़ी है। दो सदनों की व्यवस्थापिका इस प्रकार की आलोचना के होते हुए वर्तमान समय में प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नितांत आवश्यक माना जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि यदि द्वितीय सदन पूर्ण जागरूकता के साथ प्रथम सदन द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर पुनर्विचार करे तो लोकप्रिय सदन की जल्दबाजी और मनमानी पर उपयोगी एवं आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है। व्यवस्थापिका के आधुनिक जो संदर्भ में हम देखें तो उसमें दो सदन तथा दोनों सदनों के पारस्परिक संबंध यानी कि स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस बात को कि राज्य केंद्र स्तर पर व्यवस्थापिका के दो सदन होने चाहिए। जिन राज्यों में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया उनमें संघ के स्तर पर व्यवस्थापिका के दो सदन होना ही चाहिए। राज्य स्तर पर आवश्यकता के अनुसार एक या दो सदन हो सकते हैं। यानी व्यवस्थापिका प्रश्न में हम अधिक महत्वपूर्ण आधुनिक प्रवृत्तियों में जैसे पद्धति व्यवस्थापन और व्यवस्थापिका की सत्ता का पतन या उन्नति वस्तुतः शासन के अंगों के संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन और कार्यपालिका शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। व्यवस्थापिका पतन ह्रास का हम कारण पढ़े तो संसदीय व्यवस्थापिकाओं को पतन जो वर्तमान में हो रहा है, लॉर्ड ब्राइस ने तो सन 1925 में अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में व्यवस्थापिका के पतन डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर की चर्चा की थी। ब्राइस ने अपनी पुस्तक में व्यवस्थापिका के रोग निदान पैथोलॉजी ऑफ लेजिस्लेचर में उन कारणों की खोज का प्रयास किया है जिनसे व्यवस्थापिका पीड़ित होकर पतन की ओर जा रही है। आज अक्सर ये कहा जाता है कि सांसदों का युग लद गया है, नौकरशाही की विजय हो रही है, कार्यपालिका कैबिनेट की तानाशाही स्थापित हो चुकी है। कैसे वीयर के अनुसार व्यवस्थापिकाओं ने अपनी शक्तियां, कार्यकुशलता, सम्मान को बनाए रखा हो या इनमें वृद्धि कर ली हो ऐसा संभव है, फिर भी उनका अन्य संस्थाओं से सापेक्ष रूप में इन सभी पहलुओं में पतन हुआ है, क्योंकि अन्य संस्थाओं ने अपनी शक्तियां बढ़ाकर अपना दर्जा सुधार लिया है। यदि व्यवस्थापिकाओं की भूमिका और कार्यप्रणाली का सामान्य सर्वेक्षण किया जाए तो सहज ही में कहा जा सकता है कि कार्यपालिका शक्तियों के संदर्भ में इनकी काफ़ी अवनति हुई है। वर्तमान शताब्दी का एक लक्षण और प्रवृत्ति यह रही है कि राजनीतिक संस्थाओं का विकास इस तरह हो रहा है जिससे कार्यपालिका शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। आज चिंता का युग और तीव्रता का युग है। चिंता और तीव्रता के इस युग ने तीव्र गति से कार्य करने वाले संगठनात्मक संयंत्र की आवश्यकता को जन्म दिया है। व्यवस्थापिका अपने संगठन और कार्यप्रणाली के कारण तीव्र गति से कार्य करने वाली संस्था नहीं हो सकी है। ऐसी संस्था कार्यपालिका ही हो सकती है। यद्यपि लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका आज भी महत्वपूर्ण स्थिति में बनी हुई है। कुछ बातों को संबंध में उसकी शक्तियाँ कार्य क्षेत्र में वृद्धि भी हुई है, किंतु कार्यपालिका के सापेक्ष उनकी शक्तियों की कमी हुई है। कार्यपालिकाओं की अभूतपूर्व वृद्धि ने भी इसके कार्यों में कमी की है। यानी कि आर्थिक नियोजन योजनाओं का संचालन कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व बन गया है। आधुनिक समय में 95% विधेयक संसदीय शासन व्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष रूप से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। प्रदत्त व्यवस्थापन के विकास के कारण कार्यपालिका द्वारा आंशिक रूप से नियम निर्माण की शक्ति का प्रयोग करना इस बात की पुष्टि है कि विधानमंडल सारे कानून या कम से कम सभी महत्वपूर्ण कानून बनाने का कार्य भी नहीं करते हैं। अब व्यवहार में कार्यपालिका ही अनेक कानून प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के अंतर्गत बनाने लगी है। इस प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण कानून निर्माण के कार्य का एक भाग संभवतया बड़ा भाग व्यवस्थापिका के हाथ से निकलकर कार्यपालिका के हाथ में चला गया। रेडियो टेलीविजन भी है, जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति डी गॉल, अमेरिका राष्ट्रपति निक्सन, भारतीय प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी आदि ने अपने कार्यकारण से यह बतलाया कि टेलीविजन आदि साधनों का उपयोग कर जनमत को अपने पक्ष में किया जा सकता है। विशेषज्ञों की परिषद और समितियों का गठन करना और ये भी कार्यपालिका शक्तियों में वृद्धि करता है और विधायकों की
कम करता है। सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। राज्य का मुख्य कार्यपालक ही सेनापति होता है। देश की सैन्य शक्ति के संचालन में करीब करीब पूर्ण स्वतंत्रता होता है, यानी कि कार्यपालिका की इस शक्ति में आणविक और अन्य विनाशक अस्त्र शस्त्रों के विकास के कारण भी और वृद्धि हो गई। विदेशी संबंधों की प्रधानता। विदेशी मामलों में उलझता है जो त्यों कार्यपालक शक्तियाँ बढ़ती जाती है। सकारात्मक राज्य का उदय, यानी लिप्सन ने कहा कि राज्य के कार्यों में प्रत्येक वृद्धि ने कार्यपालिका कार्यों और शक्ति में वृद्धि की है। बड़े बड़े अनुशासित दलों का विकास हो चुका है और व्यवस्थापका में साधारण योग्यता के व्यक्तियों की भरमार है। इस कारण अपेक्षाकृत कम योग्यता वाले व्यक्ति और पेशेवर राजनीतिज्ञ बहुत बड़ी संख्या में व्यवस्थापिका में है, आज चुनकर आ जाते हैं पर वो कार्य नहीं कर सकते। व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना, यानी संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है। कहने के लिए वह व्यवस्थापिका पर उत्तरदायी होता है, परंतु व्यवहार में अपने बहुमत के बल पर दलीय अनुशासन के नाम पर सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका पर हावी रहता है। यानी व्यवस्थापिका की अवनति की यह स्थिति संसदीय व्यवस्था में अधिक है और अध्यक्षांश व्यवस्था में अपेक्षाकृत कम। फिर भी विश्व के लगभग सभी राज्यों में कम से कम अधिक रूप में यह बात देखी गई है। लेकिन व्यवस्थापिकाओं की अवनति का यह आशय नहीं लिया जाना चाहिए कि व्यवस्थापिका ने अपना महत्व खो दिया है। यह लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में उनके लिए कोई सारपूर्ण भूमिका शेष नहीं रही है। व्यवस्थापिका आज भी लोकतांत्रिक राज व्यवस्था का केंद्र बिंदु है और बनी रहेगी। इस अध्याय में इतना। इसके पश्चात कार्यपालिका का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।